माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ब्यूला भेंगरा आज मैं फिर से आपके लिए अमेरिका की क्रांति का दूसरा भाग लेकर आई हूँ। हमने पहले भाग में अमेरिका की क्रांति से पहले के इतिहास को समझा, उसकी भौगोलिक स्थिति को देखा और ब्रिटेन का अमेरिकी उपनिवेशों को समझने की कोशिश की। तो आइए आज हम अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के कारणों की चर्चा करेंगे। अमेरिका की आजादी की लड़ाई के अनेक कारण थे। यह कभी नहीं सोचा जा सकता था कि अमेरिकी उपनिवेशवासी हमेशा इंग्लैंड के अधीन ही रहते। 1776 ईस्वी में तथा इसके पहले भी अमेरिका में ऐसी घटनाएं घटी जिसने अमेरिकी क्रांति को जन्म दिया। वास्तव में अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम मुख्यतः ग्रेट ब्रिटेन और उसके उपनिवेशों के बीच आर्थिक हितों का संघर्ष था, किंतु कई तरीकों में यह उस सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह भी था जिसका महत्व अमेरिका में समाप्त हो गया था। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो अमेरिकी क्रांति का एक ही साथ आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक अनेक शक्तियों का परिणाम था। हम अमेरिकी क्रांति को समझने के लिए 4 भागों में बांटकर देखेंगे। ब्रिटेन तथा उसके उपनिवेशों के बीच सिद्धांतों का संघर्ष, ये एक कारण है। दूसरा कारण परिस्थितियों का योगदान, कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां आई जिसकी वजह से अमेरिका में क्रांति हुआ और आजादी की लड़ाई हुई। तीसरा कारण रूढ़िवादी अंग्रेजी समाज और उदार अंग्रेजी समाज में टकराव, उनके विचारों में टकराव, ये तीसरा कारण है। चौथा कारण दोषपूर्ण अंग्रेजी प्रशासन व निरंकुशता। इसे हम दूरवर्ती कारण और तात्कालिक कारण में भी बांटकर देख सकते हैं। तो आइए हम दूरवर्ती कारणों को समझने की कोशिश करेंगे। ब्रिटेन, जिसे उसके उपनिवेश मातृ राष्ट्र कहते थे, इन दोनों के मध्य सिद्धांतों तथा सोच में बहुत अंतर था और यह भी अमेरिकी क्रांति के मूल कारणों में से एक था। शुरुआत में उपनिवेशवासी इंग्लैंड से पूरी तरह अपना संबंध विच्छेद करना नहीं चाहते थे। ये समानता और स्वायत्त शासन जरूर चाहते थे और हाँ, यह इंग्लैंड कभी नहीं चाहता था। अमेरिकी उपनिवेश के कुछ लोग यह चाहते थे कि किसी भी तरह अमेरिका प्रगति करता जाए। उनकी अपनी अलग सिद्धांत थे। कई व्यापारी इंग्लैंड के द्वारा किए जा रहे व्यापारिक नियंत्रण को पसंद नहीं करते थे। दक्षिण में तो कई ऐसे उद्योगों के जो प्लांटर थे और बड़े किसान इंग्लैंड के जो महाजन थे उनके ऋण के तले दबे हुए थे और ये किसान और प्लांटर ये सोचते थे कि यदि वे इंग्लैंड से अलग होंगे तो ऋण का भुगतान करने से वे बच जाएंगे। इस कारण भी ये क्रांति के लिए आगे बढ़े। अमेरिका में एक वर्ग ऐसा था जिनमें नगरों के व्यवसायी तथा देहातों के छोटे किसान, मैकेनिक और पढ़ा लिखा वर्ग शामिल था। ये वर्ग मध्यम वर्ग कहलाते थे, जो उपनिवेशी शासकों के विशेष अधिकारों और सुविधाओं से घृणा करता था। यह याद रहे कि अमेरिका में यह वर्ग इंग्लैंड के से विद्रोह नहीं चाहता था, लेकिन जब उनको यह पता चला कि उपनिवेश के शासकों और यहाँ के स्वार्थी लोगों की शक्ति का जो स्रोत है वो इंग्लैंड ही है, तो इन्होंने भी स्वायत्त सरकार की स्थापना को ही अपना लक्ष्य बनाया। और इस काल में इंग्लैंड, जो कि वाणिज्यवादी विचारधारा का अनुसरण कर रहा था, इस विचारधारा में यह विश्वास रखा जाता था कि हर राष्ट्र को धनी और शक्तिशाली होने
का अधिकार है और उन्हें प्रयास भी करना चाहिए, तभी वह राष्ट्र जीवित रह सकता है। इस कारण इंग्लैंड ने अपने वाणिज्यिक हितों की सुरक्षा के लिए नेविगेशन एक्ट, जिसे नौ परिवहन कानून भी कहा जाता है, 1651 ईस्वी में बनाया। ऐसे ही कई और कानून भी बनाए, जैसे गुड़ कानून 1733 ईस्वी में बनाया गया, शुगर अधिनियम 1764 ईस्वी में बनाया गया। वाणिज्यवाद के अलावे इंग्लैंड में यह सोच थी कि इंग्लैंड की संसद की शक्तियों पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं हो सकता है, नहीं लगाया जा सकता है, और जो कानून इंग्लैंड में बनेगी उसे ठीक उसी तरह समान रूप में अपने उपनिवेशों में इंग्लैंड लागू कर सकती है। जबकि अमेरिकी उपनिवेशी नेता यह सब कुछ मानने को तैयार ही नहीं थे। एक पक्ष यह मानता था कि उपनिवेशों में कर लगाना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, जबकि दूसरा पक्ष ऐसा मानने को तैयार ही नहीं था। हालांकि यह भी सच है कि शुरुआत में ब्रिटेन ने अमेरिकी उपनिवेशों पर अत्याचार करने की इच्छा से प्रेरित होकर एक भी कदम नहीं उठाया था। उपनिवेशों की सुरक्षा के लिए फौजें रखना, चुंगी वसूली करना, ये सारी प्रथा को मजबूत करना, लंदन में रहने वाली संसद को ये सब कुछ सही लगता था, लेकिन यही बात अमेरिकनों को अत्याचार की तरह लगता था। साथ ही 17वीं सदी में 1688 में जब इंग्लैंड में महान क्रांति हुई, इंग्लैंड का गृह युद्ध हुआ, तब यह गृह युद्ध लगभग 85 वर्षों तक जारी रहा और इतने लंबे समय में अमेरिका को अपना विकास करने का मौका मिल गया था और अमेरिका के लोग काफी आगे बढ़ गए थे। साथ ही अमेरिकी उपनिवेश इंग्लैंड के लिए मात्र कच्चा माल उत्पादन करने वाला देश था। इंग्लैंड अमेरिका को इसी नज़र से देखता था। यहाँ से तंबाकू, चीनी, लकड़ी, चावल, मछली, ये सारे चीज़ें यहाँ से प्राप्त होती थी इंग्लैंड को। इसके अलावा उपनिवेशों में इंग्लैंड के प्रति प्रेम का भी काफ़ी अभाव था। इंग्लैंड के प्रति प्रेम वे कैसे रख सकते थे? इंग्लैंड के लोगों के प्रति घृणा का भाव अमेरिकी उपनिवेश के लोगों के अंदर था और ये भी क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण था। वे क्यों इंग्लैंड से घृणा करते थे? कई कारण था, जिसमें से पहला कारण ये है कि कई लोग धार्मिक अत्याचारों से, जो कि इंग्लैंड में हो रहा था, यूरोप के विभिन्न देशों में धार्मिक अत्याचार हो रहा था, तो उन अत्याचारों से परेशान होकर उपनिवेश में आकर, अमेरिका के उपनिवेश में आकर के बसे थे। इन्हें इंग्लैंड के चर्च और वहाँ की सरकार से कोई विशेष सहानुभूति भी नहीं थी। दूसरा ये था कि अंग्रेजों के अतिरिक्त अन्य यूरोपीय देशों के काफ़ी लोग भी उपनिवेशों में आकर बसे थे। दूसरे जैसे जर्मनी के लोग, फ्रांस के लोग, इटली के लोग, कई लोग जिनको धर्म के कारण सताया जा रहा था और अनेक कारणों से ये आकर के यूरोपीय देश के लोग आकर के अमेरिका में बसे थे। तो अमेरिका के उपनिवेश में ये दूसरे देशों के लोग आकर के बसे, तो इंग्लैंड के लिए किसी प्रकार की हमदर्दी की आशा तो उनसे नहीं ही की जा सकती थी। साथ ही जैसे यूरोपीय देश में कोई व्यक्ति कोई गंभीर अपराध करता है, क्राइम करता है, तो वे लोग ऐसे अपराधियों को अमेरिका में बसने के लिए भेज देते थे। जेल के अधिकारी और जजों को ये प्रोत्साहित किया जाता था कि उनको, अपराधियों को दंड देने के बजाय उनको अमेरिका में जाकर बसने का अवसर दिया जाए। तो जाहिर सा बात है, ऐसे लोगों की संतानों से इंग्लैंड के लिए प्रेम की आशा तो नहीं ही की जा सकती थी। साथ ही अंग्रेजों और अमेरिका के लोगों में धार्मिक मतभेद भी था। उपनिवेशों के
अधिकांश निवासी जो थे वे प्यूरिटन को मानने वाले थे, प्यूरिटन थे, जबकि इंग्लैंड के लोग इंग्लैंड के चर्च के अनुयायी थे। तो धार्मिक भिन्नता भी जो उनके सोच में काफ़ी अंतर था, तो इसकी वजह से भी वे इंग्लैंड से लगाव उनका नहीं था। और भी कई दूरवर्ती कारण हैं, जिसमें से एक कारण है अमेरिका में बौद्धिक चेतना का विकास हो रहा था। अमेरिका में जो क्रांति हुआ, अमेरिका का स्वतंत्रता का संग्राम हुआ, तो इसके पीछे अमेरिका में बौद्धिक चेतना का जो है वो विकास हो रहा था, इसके पीछे का ये भी एक कारण था। और जैसे जैसे उपनिवेश के लोग अमेरिका में बसते चले गए, स्थायी जीवन जीने लगे, तो उनमें बौद्धिक चेतना का विकास भी होने लग गया। धीरे धीरे वहाँ शिक्षा का विकास हुआ, पत्रकारिता वगैरह भी बढ़ती गई, आधुनिक विचारकों का भी जन्म हुआ इस समय में। और वहाँ के एक उपनिवेश पेंसिल्वेनिया, जहाँ तो पेंसिल्वेनिया शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे था। 1636 में कैम्ब्रिज नगर में हार्वर्ड कॉलेज की स्थापना की गई, यानी यहाँ जागृति आनी शुरू हो गई थी। पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होने लग गई। 1704 में बोस्टन नगर से पहला न्यूज़पेपर प्रकाशित हुआ। बोस्टन न्यूज़लेटर यहाँ से प्रकाशित हुआ, यह पहला न्यूज़पेपर था। और 1719 में अमेरिकन मर्करी प्रकाशित हुआ न्यूज़पेपर। 1725 में न्यूयॉर्क गजट प्रकाशित हुआ। ऐसे समाचार पत्र प्रकाशित यहाँ से होने लगे जो काफी निर्भीक थे। किसी भी समस्या पर खुले तरीके से इन समाचार पत्रों के द्वारा बोला जाता था, अपने विचारों को प्रकट किया जाता था। साथ ही अमेरिकी क्रांति में टॉमस पेन जैसे लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि 1775 ईस्वी में ही टॉमस पेन की एक प्रसिद्ध पुस्तक आई, कॉमन सेंस, उसने इसकी रचना की। और कॉमन सेंस को पढ़कर लोगों के अंदर, अमेरिका के लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना जागृत हुई। कहेंगे तो टॉमस पेन ने भी अमेरिका के लोगों को देश प्रेम की भावना को जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा द अमेरिकन क्राइसिस जैसी पत्रिका, जो कि 1775 से 83 के मध्य लगातार प्रकाशित होता रहा, जिसमें सिपाहियों के नैतिक चरित्र, नैतिक बल और देश के प्रति भक्ति को बहुत अधिक बढ़ावा दिया गया था, बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया था। पैट्रिक हेनरी जैसे युवा नेता तो वहाँ के युवाओं में जान ही फूंक दी थी। वह कहता था, या तो मुझे स्वतंत्रता दो वरना मृत्यु दो। साथ ही सैमुअल एडम्स तो ब्रिटिश सरकार को उनकी ज्यादतियों का अच्छा सबक सिखाना चाहता था। इसने क्रांति की भावना को जागृत भी किया, जगाया भी, और अमेरिका को स्वतंत्रता संग्राम के लिए तैयार भी किया। अमेरिका की क्रांति के और भी कारण हैं, जैसे उपनिवेश वासियों का स्वतंत्रता के प्रति प्रेम। गुलामी का जीवन किसे पसंद है? कौन व्यक्ति लंबे समय तक गुलामी में बिता सकता है? इसकी झलक 1618 में ही वर्जीनिया के प्रथम अधिकार पत्र में दिखता है, जिसमें कहा गया था, अमेरिका में बसने वालों को सभी स्वाधीनताएं, मताधिकार एवं रियायतें प्राप्त होंगी, ठीक उसी तरह जैसे वे इंग्लैंड में जन्म लेने पर प्राप्त करते हैं। ये सारी चीजें लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना को जगा रहा था, और लंबे समय तक स्वशासन के कारण अमेरिकी उपनिवेशों में एक स्वच्छंद वातावरण बन चुका था। और जब सप्तवर्षीय युद्ध के बाद इंग्लैंड अमेरिका में
कर लगाने और व्यापार करने को अपने व्यापार करने की जो नीति है उन सारी चीजों को अपने अधीन में लाना चाहा, तो अमेरिका को अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों को छीनने का प्रयास जैसा महसूस होने लगा। तो इस प्रकार कई दोषपूर्ण शासन व्यवस्था भी अमेरिका में लागू किया गया था। दोषपूर्ण शासन व्यवस्था भी अमेरिकी क्रांति के लिए जिम्मेदार था। उपनिवेशों की शासन व्यवस्था का 3 प्रमुख अंग था। जैसे अमेरिका का जो उपनिवेश 13 उपनिवेश था, उनमें किस तरह का शासन चलता था। एक गवर्नर हुआ करता था और गवर्नर की कार्यकारिणी समिति, दूसरा गवर्नर की कार्यकारिणी समिति, और ये गवर्नर और गवर्नर की कार्यकारिणी समिति इंग्लैंड के सम्राट के अधीन थी। और तीसरा जो था वो विधायक सदन व असेंबली जिसको कहते हैं, और ये विधायक सदन जो थे वो अमेरिका के उपनिवेश के जो अप्रवासी हैं, वहां के रहने वाले लोगों के द्वारा चुने हुए विधायक होते थे इन सदनों में, और ये सम्राट के अधीन नहीं थे। तो इस प्रकार जो शासन व्यवस्था का जो 3 प्रमुख अंग था, गवर्नर, गवर्नर की कार्यकारिणी समिति और विधायक सदन या जिसे कह ले असेंबली, तो ऐसी स्थिति में जो ये गवर्नर के लिए जनता के प्रतिनिधियों का विरोध करना काफी कठिन हो जाता था। और विधायक सदनों की यह इच्छा थी कि कार्यकारिणी का परिषद है जो उनका नियंत्रण उनके ऊपर रहता था, वो नियंत्रण उनके ऊपर ना रहे, ये वे चाहते थे। तो इस प्रकार दोषपूर्ण शासन व्यवस्था था यहाँ पर, इस वजह से भी क्रांति होना तो लाजिमी था। इसके अलावा कई और भी कारण हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो अमेरिका क्रांति के कारणों को हम डिटेल में अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, तो हम इसके और भी कारणों को अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम भाग 3 में देखेंगे। तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।